हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोक्यूब बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम इन वन शॉट करेंगे। इसका मतलब है इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है, जितने भी कंसेप्ट्स है, आज हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी वन शॉट में। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो, मैंने इसी चैनल पे वो वीडियोस डाल रखे हैं। आज से हम लोग इकोलॉजी वाली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर मैंने इकोसिस्टम लिया है। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर कोई भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता और ना ही कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। यस, इकोसिस्टम चैप्टर में ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। न्यू एनसीईआरटी में बस 4 टॉपिक्स ही दिए हुए थे। एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में पहले और भी टॉपिक्स थे पर अब वो डिलीट हो चुके हैं। तो डिलीटेड पोर्शन हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अब ना ही उसमें से नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही सीयूटी या फिर बोर्ड्स एग्जाम्स में से। ओके, यस। तो अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? हम 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसका मतलब क्या है ना? तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। आज जितने भी फॉरेस्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर सर्वाइव ड्यू टू इकोसिस्टम प्रोसेस। क्योंकि इंटरेक्शन के बेसिस पे जो आज हम देखते फॉरेस्ट है, जितने भी एनिमल्स वगैरह है, वो सरवाइव कर पाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि हम ह्यूमंस ही जाके फॉरेस्ट में पानी देते तब भी आज इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं फॉरेस्ट में, ऐसा नहीं है। सब अपने आप ही होता है, नेचर की मदद से ही होता है। तो इकोसिस्टम हमारे नेचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और मैंने आपको एक शब्द बोला बीच में, इंटरेक्शन, तो इकोसिस्टम भी एक इंटरेक्शन ही है। तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे इकोसिस्टम 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है एबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक। एबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। तो इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? नाम में बायो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। यस, अब इकोसिस्टम के बारे में हमने बेसिक सी चीजें देख ली। अब हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया। तो इकोसिस्टम टर्म इज गिवन बाय टांसले। और आज से हम लोग इकोलॉजी वाली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड में है ईपीओडम। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है रामदेव मिश्रा। यस, अब हम लोग ने देख लिया इकोसिस्टम क्या है ना? और बेसिक से चीजें देखी। अब हमें जानना पड़ेगा इकोसिस्टम के कितने टाइप्स है, यानी कि इंटरेक्शंस कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला क्या है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन होना या फिर इकोसिस्टम जहां लैंड में हो रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला है फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रास लैंड, दूसरा टाइप क्या है? एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जहाँ पानी में इंटरेक्शन हो रहा है। पहला क्या है अपना? इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, एक्सेट्रा। और थर्ड टाइप क्या है? मैन मेड। इसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम ह्यूमंस नहीं बनाए। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया,
यस, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, हम जैसे कि मान लो फॉरेस्ट में गए, हम देखते हैं वहां पे हमें जंगल दिखाई देते हैं, है ना। मतलब जंगल में हम जाते तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ग्रासेस दिखाई देते हैं। फिर उससे बड़े हमें क्या दिखाई देते हैं, हर्ब शर्ब्स दिखाई देते हैं। ड्राइंग को इग्नोर करना प्लीज। फिर उससे बड़े बड़े हमें क्या दिखाई देते हैं, ट्रीज दिखाई देते हैं। तो हम एक चीज नोटिस कर पा रहे कि तीनों के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। इसे ही क्या दे दिया नाम, स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लेती हूँ। इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन of different species at different levels. ओके, यस। अब हमने स्ट्रेटिफिकेशन को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हमने बताया जैसे कि इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी नेचर के लिए, पर इकोसिस्टम के हमें फंक्शन भी पता होने चाहिए कि इकोसिस्टम के आखिर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इको सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कि कंजप्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। अब कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कौन करता है, ऑटोट्रॉप्स। तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय ऑटोट्रॉप्स। यस। सेकेंड फंक्शन क्या है इनका, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मिनरलाइजेशन। यस। और थर्ड फंक्शन क्या है इनका, कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को कौन कंज्यूम करता है, हम हेटेरोट्रॉप्स। कंजम्पशन ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। यस। अब एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखी है, पॉन्ड इकोसिस्टम। हम अब जब स्पेसिफिकली दे रखा है तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें कौन आते हैं, इसमें सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स आते हैं। तो हमें इन सब के ना याद होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, सम एल्गी, और क्या आता है, सबमर्ज्ड प्लांट्स, ओके। और ये कंज्यूमर्स में कौन कौन आता है, कंज्यूमर्स में सबसे पहले जू प्लैंक्टन्स आते हैं, और कौन आते हैं, फ्री स्विमिंग। इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं नेक्टन्स। और कौन आते हैं, बॉटम ड्वेलर्स, यानी कि बेंथन्स, ओके। और डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं, ये तो बहुत इजी है। इनमें आ गया बैक्टीरिया, फंजाई, some flagellates।
यस। तो अभी तक हमने ऐसे टॉपिक पढ़ा है जिसमें याद ही करने का, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा कुछ है नहीं। तो जो मैंने आपको बताया ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक में चलते हैं, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्टिविटी बोलता है इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इसकी क्या यूनिट होती है? GM-2, EM-1 और KCAL-2। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला क्या आता है अपना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। इसकी भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है GM-2 और KCAL-M-2। यस। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स को और समझते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। जीपीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग photosynthesis। यस। और ये एनपीपी का मतलब क्या होता है? यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? जीपीपी माइनस आर। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन लॉस। यही होता है कि अपना एनपीपी। अब इसको एक चीज से समझते हैं, जीपीपी और एनपीपी को। मान लो कोई पर्सन है, वो महीने का 30,000 कमाता है, वो उसका क्या हो गया? जीपीपी हो गया। ठीक है, मतलब महीने में उसने जितना काम किया उसे उतना सैलरी मिल रहा है। अब एनपीपी क्या होता है? जीपीपी माइनस आर, और आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉस। अब आदमी क्यों कमाता है? जिससे खर्चा चल सकता है उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का। तो रेस्पिरेशन लॉस वही है। तो मान लो 30,000 जो उसका जीपीपी है, उसमें से 15,000 उसके खाने पीने, हर तरह के खर्चे हो चुके उसमें। 15,000 क्या हो गया फिर? रेस्पिरेशन लॉस। और जो रिमेनिंग 15,000 बचे उसे क्या बोलते हैं? एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो उसकी सेविंग्स बची 15,000 की, वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमने इसको एग्जांपल से भी समझ लिया। अब क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। पर कौन बनाता है इस बार? कंज्यूमर्स ही बनाते हैं। तो इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स।
यस। अब एक फैक्ट है छोटा सा, एनुअल एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर, वो कितना होता है? वो है 170 बिलियन टन, और ये है ड्राई वेट। और एक और चीज आती है एनुअल एनपीपी ऑफ ओशियन, वो कितना है? 55 बिलियन टन। बस हमें ये चीज याद रखनी है। तो प्रोडक्टिविटी आप देख रहे हो, बस इतना छोटा सा टॉपिक है, बस हमें इतना ही करना था प्रोडक्टिविटी टॉपिक में। यस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? ये इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते पहले। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय decomposers into inorganic मैटर। देखो, हम जब भी फॉरेस्ट में देखते हैं, मान लो कोई एनिमल मर गया, कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं उसे? वो नहीं दिखता। तो वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका है। तो उसके उस एनिमल के ऊपर क्या हो चुका है? डिकम्पोजिशन नाम का प्रोसेस हो चुका है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, उसका ब्रेकडाउन सॉरी, उसको कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस को करते हैं। तो अब जो मैंने आपको बोला, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेट्राइटस नाम से भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इनको हम और क्या बोल सकते हैं? डेट्राइटस। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हें और क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिकम्पोजर्स को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स। यस। आगे बढ़ते हैं। अब डिकम्पोजिशन हमको पता चल गया कि भाई प्रोसेस क्यों यूज होता है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना? हमें उन स्टेप्स को भी समझना चाहिए। तो स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब जो डेट्राइटस होता है यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनके छोटे छोटे पीसेस में हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है? डेट्रीवोर्स करते हैं। और उनका एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? सेकेंड स्टेप का नाम है लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस में ये होता है कि जितने भी इनऑर्गेनिक, मतलब वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो वाटर
soluble in organic nutrients go down. थर्ड प्रोसेस क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डेट्राइटस का डिग्रेडेशन होता है. कौन करता है वो, फंगाई एंड बैक्टीरिया. डिग्रेडेशन ऑफ detritus by fungi and bacteria. yes. अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं. फोर्थ स्टेप का नाम क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस हो जाता है. अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस. इसमें और क्या होता है, इट इज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और क्या होता है, इट इज ऑल्सो द रिजर्वॉयर ऑफ माइक्रोबियल एक्शन. और इस प्रोसेस में स्लो डिकम्पोजिशन भी होता है. यस. और फिफ्थ स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, उसका नाम है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ह्यूमस से निकल जाते हैं माइक्रोब्स के एक्शन के कारण. तो रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ये यहाँ पे लिख लेना, फ्रॉम ह्यूमस, फ्रॉम ह्यूमस. ओके. तो हमने सारे स्टेप्स भी देख लिए कि डिकम्पोजिशन में क्या क्या होता है. इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अब हमने देख लिया कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिकम्पोजिशन मतलब डिपेंड करता है. क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकता है ना. हमें ये भी जानना जरूरी है. कब प्रोसेस फास्ट होगी, कब प्रोसेस स्लो होगी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए. तो पहले सबसे पहले स्लो प्रोसेस को देखते हैं कि स्लो में क्या ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण डिकम्पोजिशन प्रोसेस धीरे धीरे होता है. सबसे पहले लो टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर लो है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी. दूसरा एनेरोबिक. एनेरोबिक कंडीशन यानी कि विदाउट ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन स्लो होगी. थर्ड फैक्टर क्या है, अगर डेट्राइटस लिग्निन एंड काइटिन में रिच हो. डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन. यस. अब यहाँ पे इस कोने में देखते हैं कि फास्ट कब कब होगी, जब पहली बार टेम्परेचर हाई होगा. दूसरा नाइट्रोजन कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा तब जल्दी होगा. थर्ड फैक्टर है एरोबिक कंडीशन होगी तब होगा फास्ट. फोर्थ कंडीशन है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होगा तब. वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. फिफ्थ कब होगा, जब वार्म एंड मॉइस्चर
हो। ठीक है, तो हमने ये कंडीशंस देख लिए जहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो होगा और ऐसे भी फैक्टर्स देखिए जहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो हमने डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक भी एकदम इजीली क्लियर कर लिया है, समझ लिया एक एक चीजों को। हमने अभी तक प्रोडक्टिविटी देख लिया, डिकम्पोजिशन प्रोसेस देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है एनर्जी फ्लो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी का कई तो फ्लो हो रहा है, तो अब हम वही देखते हैं। तो एनर्जी सबसे पहले क्या होते हैं, हमें पता है सूरज जो सोलर सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जितने भी प्लांट्स वगैरह बनाते हैं खाना, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो भी किससे एनर्जी लेते हैं, सबसे पहले सन से ही लेते हैं। तो सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलर एनर्जी, है ना। तो सन से ही देखते हैं, सन से सबसे पहले एनर्जी आती है। तो जितनी भी सोलर रेडिएशन होते हैं ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज पार। पार की फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जितने भी देखो सोलर रेडिएशन है उसका लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। सोचो, मतलब पूरा 100% भी नहीं है, और उसमें से खाली 2 to 10% ही प्लांट्स यूज करते हैं। सोचो, ओनली 2 to 10% ऑफ पार इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ओके, यस। अब हम देखते हैं एनर्जी कैसे जाती है। सबसे पहले ऑटोट्रॉप से कौन खाना खाता है, कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, है ना। तो इस चार्ट को भी एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स, जो हमारा खाना बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ जाती है, कंज्यूमर के पास जाती है, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स, जिसको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन टॉपिक क्या हमारा। अब सबसे पहले हम लोग इसमें भी देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, जो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो ग्रास है, ये प्रोड्यूसर है ना। ग्रास को किसने खाया, गोट ने खाया। गोट क्या हो गया हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। फिर गोट को किसने खाया, लायन ने खा लिया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, है ना। यस। अब जो मेजॉरिटी एनर्जी फ्लो होती है ना, वो
एक्वाटिक इकोसिस्टम में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। यस। अब सेकेंड टाइप की फूड चेन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस का मतलब हमने पीछे देखा था, इसको DFC भी बोल सकते हैं, है ना। डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है? जो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है ना। हमने पढ़ा था इसका मतलब पीछे। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, फिर उसको कौन खाता है? अर्थवॉर्म खाता है। फिर कौन खाता है? बर्ड खाता है। ठीक है। अब इसमें मेजर एनर्जी फ्लो कहाँ से होती है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो मेजर एनर्जी फ्लो थ्रू DFC इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। जो DFC और जो GFC है ये सेम लेवल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। तो दे मे बी connected at same level। ओके। यस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फूड वेब। फूड वेब। फूड वेब क्या होता है भाई? इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। इंटर कनेक्टेड फूड चेन। ओके। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? रैबिट ने खाया। ठीक है। रैबिट को और कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। रैबिट को और कौन खा सकता है? ईगल खा सकता है। ठीक है। स्नेक को भी कौन खा सकता है? ईगल खा सकता है ना। फिर उसके बाद प्लांट से इंसेक्ट ने खा लिया। इंसेक्ट को और कौन खा सकता है? फ्रॉग खा सकता है। फ्रॉग को कौन खा सकता है? ईगल खा सकता है ना। तो इस टाइप से जो ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, मान लो ये स्नेक है, ये रैबिट को खाता है ना। तो एक समय बाद मान लो रैबिट ही नहीं रहेंगे दुनिया में, तो स्नेक को थोड़ी गड़बड़ हो सकती है ना। पर लेकिन उतनी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि ये अपना दूसरा अल्टरनेटिव खाने की चीज देख सकता है। तो इसे ही बोलते हैं फूड वेब। ठीक है। ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। यस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? बचपन से पढ़ते हैं। ट्रॉफिक लेवल में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे फूड खाना आगे बढ़ता है, एनर्जी का फ्लो जाता है, तो वैसे वैसे 10% एनर्जी ही खाली ट्रांसफॉर्म होती है एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल।
यस, इसको हम लोग 10% लॉ भी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना, तो ये लेवल 1 है, इसके पास 90% एनर्जी रहेगी, 90% एनर्जी। फिर उसके बाद आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, इसमें से 10% एनर्जी चली जाएगी। फिर उसके बाद आ गया अपना सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर 10% एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी। फिर आ जाएगा अपना टर्शरी कंज्यूमर, है ना, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो जब भी एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक जाते हैं तब तक खाली 10% ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, बाकी रेस्पिरेशन लॉस में यूज हो जाती है। हमने पढ़ा था ना पीछे। बाकी अब यार बाकी एनर्जी वो खुद भी तो अपने लिए यूज करेंगे, इसीलिए। और मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकता है? 4 लेवल, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टर्म है स्टैंडिंग क्रॉप। ये क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप को समझते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप ये क्या होता है? जितने भी लिविंग मटेरियल होते हैं किसी एरिया में, उसका बायोमास, बायोमास ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ एन एरिया, यानी कि ड्राई वेट। ओके, यस, ये छोटी सी डेफिनेशन थी इसकी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा टॉपिक है। अब हमें बस इनके बारे में जो जो नाम से पता चल रहा है, पिरामिड्स को देखना और इन्हें याद करना है। तो सबसे पहला क्या है हमारा? पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये देखो दो टाइप के आप पिरामिड देख रहे हो, एक होता है अपसाइड और एक होता है इन्वर्टेड। तो दो टाइप के पिरामिड ऑफ नंबर में बन सकते हैं डायग्राम्स। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल से ग्रास। फिर उससे ऊपर क्या आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर जो है रैबिट। फिर क्या आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें कौन आ गया? ईगल। ओके, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर इस टाइप का हो सकता है। ये है अपसाइड ग्रासलैंड का एग्जांपल, यहाँ पे लिख देती हूँ, अपसाइड ग्रासलैंड का एग्जांपल। और दूसरा जो आप ये देख रहे हो, इसमें क्या है? जैसे ये इन्वर्टेड वाला एग्जांपल है। जैसे मान लो ये एक है, एक क्या है? ये ट्री है, इसमें 200 बर्ड्स है। ठीक है, 200 बर्ड्स है। उसके बाद 20,000 पैरासाइट्स है। तो ये भी तो देखो एक इन्वर्टेड का एग्जांपल हो गया। तो ये इन्वर्टेड ट्री का एग्जांपल है, मतलब इन्वर्टेड ट्री। ओके, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट पिरामिड में। ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। अभी तक हमने पिरामिड ऑफ नंबर देखा था, अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें भी दोनों पिरामिड्स बन रहे हैं। तो सबसे पहला अपना ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसमें आता अपना प्राइमरी कंज्यूमर और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। अपसाइड ग्रासलैंड का ये भी सेम ही एग्जांपल है, अपसाइड ग्रासलैंड। फिर उसके बाद अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड चलता है मामला। जैसे मान लो ये देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि मैंने देखा था इसका एग्जांपल क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। उससे बड़े कौन होते हैं? उससे बड़े होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, जूप्लैंक्टन्स। फिर कौन होता है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस। ओके, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। यस, अब लास्ट पिरामिड बचता है, जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बस एक ही पिरामिड है, यानी कि
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी। यस। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या क्या लिमिटेशंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डू नॉट अकोमोडेट। इसमें क्या नहीं आता, सेप्रोफाइट्स के बारे में हमें पता ही नहीं चलता, सेप्रोफाइट के बारे में, है ना। और इसमें फूड वेब के बारे में भी नहीं पता चल पाया हमें। और क्या है इसकी लिमिटेशन, इसमें ऑर्गेनिजम्स भी नहीं पता चल पाया हमें, है ना। यस। तो हमने इकोसिस्टम के जितने भी टॉपिक्स थे सारे पढ़ लिए, वो भी डिटेल में, और बहुत जल्दी जल्दी कर लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको खाली कंसेप्ट्स बताए। अगली बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, अगली बार से हम एक और सीरीज लाएंगे जिसमें मैं एक चैप्टर को मतलब एक दो लेक्चर्स में लूंगी, पर उसमें मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी। मतलब जितना पोर्शन, मान लो मैं प्रोडक्टिविटी पढ़ाया एक लेक्चर में, तो उसका पूरा एनसीईआरटी हम अच्छे से करेंगे। तो अगर आपको वो आइडिया अच्छा लगा तो आप वो भी बता सकते हो। इसलिए मेरे चैप्टर इसलिए इतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट होते, क्योंकि मैं खाली नोट से ही पढ़ाती हूँ। ओके, अगर मैं भी एनसीईआरटी भी लेके आऊँ साथ में, तो चैप्टर थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा। लेकिन अगर आपको वैसा आइडिया अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारा चैप्टर भी देखो कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसे कि आपको बताया, हमने एकदम डिटेल में सारी चीजें कर ली। ओके, और हमने जल्दी भी कर लिया इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकोलॉजी यूनिट का ही दूसरा चैप्टर लेके आऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर बचते हैं इकोलॉजी में, जो भी पढ़ना है आप मुझे बता सकते हो, वरना दोनों तो मैं करा ही दूंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज, मैंने आपको बताया, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतने एफर्ट्स लगते हैं, अब की बार मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊंगी। ओके, यस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।